नमस्कार, वर्ल्ड न्यूज में आज बांग्लादेश में बगावत के हालात बन गए हैं। करीब 1.5 साल पहले छात्रों ने बगावत कर शेख हसीना से सत्ता छीन ली थी और अब मोहम्मद यूनुस का नंबर आ गया है। बांग्लादेश में 12 फरवरी को चुनाव होना है, लेकिन बढ़ती हिंसा के चलते सवाल उठ रहे हैं कि क्या ये चुनाव टलेंगे। यूनुस अपनी सत्ता बचाने के लिए चुनाव टालने की कोशिश करते भी दिखाई दे रही हैं, लेकिन अमेरिका से उन्हें सपोर्ट नहीं मिल रहा है। अमेरिका की मदद से ही यूनुस सत्ता में आए हैं, लेकिन अमेरिका की उम्मीदों पर वो खरे नहीं उतर पाए, इसलिए उसने यूनुस की मदद से इनकार कर दिया है। ऐसे में यूनुस के खिलाफ बांग्लादेश में बगावत के चलते अमेरिका पीछे हट गया है। यूनुस को भरोसा दिलाना पड़ रहा है कि चुनाव नहीं टाले जाएंगे। बांग्लादेश में भड़की इस हिंसा पर हम करेंगे विस्तार से चर्चा, लेकिन आइए जरा उन खबरों को भी देख लें जिन पर आगे होगी बात। अमेरिका के दबाव में नहीं आएगा ईरान, खामेनेई की चेतावनी। ईरान के मिसाइल अभ्यास से इजराइल और अमेरिका के छूटे पसीने। इमरान के समर्थन में पाकिस्तान में तेज हुए प्रदर्शन, सेना और सरकार भी हुई सख्त। 50 दिनों तक इमरान से किसी के मिलने पर लगी रोक। अमेरिकी रिपोर्ट ने दुनिया की बढ़ाई चिंता। रिपोर्ट में दावा, चीन ने तैनात किए 100 परमाणु बम। यूरोप पर कब्जे का रूस ने बनाया प्लान। और चलते चलते में जानेंगे दुनिया के ऐसे पक्षी के बारे में जिसके पंख विमानों से भी बड़े। इन सभी खबरों पर हम विस्तार से करेंगे बात, लेकिन पहले एक नजर हेडलाइंस पर। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फिर किया भारत और पाकिस्तान जंग रुकवाने का दावा। बोले, मैंने 1 करोड़ से ज्यादा लोगों की जान बचाई। आसिम मुनीर को बताया सम्मानित जनरल। अफगानिस्तान पर हमले को लेकर पाकिस्तान में उठे सवाल। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि अगर आतंकवाद के चलते काबुल पर किया हमला, तो फिर भारत का पाकिस्तान पर हमला भी फिर सही। वेनेजुएला के राष्ट्रपति को अमेरिका की खुली धमकी। कहा, निकोलस मादुरो को छोड़नी होगी सत्ता। अमेरिकी धमकी के खिलाफ रूस और चीन आए मादुरो के साथ। ट्रंप ने ग्रीनलैंड के लिए नियुक्त किया विशेष दूत। भड़का डेनमार्क। कहा, अमेरिकी राजदूत को करेंगे तलब। डेनमार्क का हिस्सा है ग्रीनलैंड। पिछले 1 साल से राजनीतिक उथल पुथल से गुजर रहे बांग्लादेश में पिछले हफ्ते से तनाव और हिंसा बेकाबू होते जा रही हैं। हालात इतने गंभीर हैं कि अब संयुक्त राष्ट्र ने बांग्लादेश की अंतरिम सरकार को नसीहत दी है। वहीं अमेरिका भी बांग्लादेश में दखल देता दिखाई दे रहा है। दरअसल युवा नेता उस्मान हादी की हत्या और दीपू चंद्र दास नाम के हिंदू युवा की मॉब लिंचिंग और बर्बरता से हत्या पर पिछले हफ्ते से ढाका समेत कई शहरों में विरोध प्रदर्शन और हिंसक घटनाएं हो रही हैं। इन घटनाओं के बीच भारत और बांग्लादेश के बीच संबंध अब तक के सबसे खराब दौर में पहुंच चुके हैं। बांग्लादेश में लगातार भारत विरोधी बयानबाजी हो रही है। भारत ने चटगांव में भारतीय मिशन की सेवाएं बर्खास्त करने का फैसला किया, तो वहीं बांग्लादेश ने भी भारत में वीजा सेवाएं निलंबित करने का ऐलान कर दिया है। वहीं हिंदू अल्पसंख्यकों की सुरक्षा पर विश्व हिंदू परिषद और अन्य हिंदू संगठनों ने आज मंगलवार को दिल्ली में बांग्लादेश हाई कमीशन के पास हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों और दीपू चंद्र दास की मॉब लिंचिंग के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। वहीं संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस के प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने बयान जारी करते हुए कहा कि हम बांग्लादेश की स्थिति पर फिक्रमंद हैं। हम बांग्लादेश की सरकार से अपील करते हैं कि हर एक नागरिक की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए, चाहे वो किसी भी धर्म से ताल्लुक रखता हो। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त वोल्कर तुर्क ने भी बांग्लादेश के लोगों से शांति बनाए रखने और हिंसा समाप्त करने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा है कि फरवरी में होने वाले चुनावों से पहले सभी के लिए सुरक्षित और शांतिपूर्ण माहौल बनना जरूरी है। इसके साथ ही सोमवार को अमेरिकी प्रतिनिधि सभा के 2 सदस्यों राजा कृष्णमूर्ति और सुहास सुब्रमण्यम ने भी ढाका में अल्पसंख्यक समुदायों पर हमलों को चिंताजनक कहा है। ये प्रतिक्रियाएं बता रही हैं कि अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश को संभालने में नाकाम साबित हो रही हैं। हालांकि अमेरिका के साथ से वो अपनी स्थिति मजबूत करने की कोशिश में है। सोमवार को यूनुस ने भारत में अमेरिका के राजदूत और दक्षिण और मध्य एशिया के लिए विशेष दूत सर्जियो गोर से फोन पर करीब आधे घंटे तक बात की। इस दौरान यूनुस ने एक तरफ जहां भारत में शरणागत शेख हसीना पर नए आरोप लगाए कि हसीना के समर्थक कथित तौर पर चुनावी प्रक्रिया को पटरी से उतारने के लिए लाखों डॉलर खर्च कर रहे हैं, उनके फरार नेता विदेश से हिंसा भड़का रही हैं, तो दूसरी तरफ ये भरोसा दिलाया कि वो फरवरी में चुनाव कराने के लिए प्रतिबद्ध है। बता दें कि यूनुस पर बार बार आरोप लग रहे हैं कि वो चुनाव टालना चाहते हैं, लेकिन यूनुस ने अमेरिका को बताया कि चुनाव अगले साल 12 फरवरी को समय पर होंगे। यूनुस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में इस बातचीत को लेकर जानकारी दी। उन्होंने ये भी बताया कि इस चर्चा में बांग्लादेश और अमेरिका के बीच ट्रेड और टैरिफ बातचीत, आगामी राष्ट्रीय चुनाव, देश में लोकतांत्रिक बदलाव के साथ ही उस्मान हादी की हत्या पर भी बात हुई। मुख्य सलाहकार यूनुस ने कहा कि चुनाव से पहले हमारे पास लगभग 50 दिन हैं। हम एक स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव कराना चाहते हैं। हम इसे यादगार बनाना चाहते हैं।
इस दौरान गौर ने हाल ही में हुई ट्रेड बातचीत के दौरान यूनुस के नेतृत्व की तारीफ की, जिसके बाद वॉशिंगटन ने बांग्लादेशी सामानों पर टैरिफ घटाकर 20% कर दिया। अब आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे ईरान की। अमेरिका और इजराइल सोचते ही रह गए और ईरान ने खुद को जंग के लिए तैयार कर लिया है। नेतन्याहू अमेरिका से मदद मांग रही हैं। ट्रंप से उन्होंने गुजारिश की है कि ईरान को रोका नहीं गया तो इजराइल का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। अमेरिका को ईरान पर तुरंत हमला करना होगा। इस बीच ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई ने ईरान की ताकत दुनिया को दिखा दी है। ईरान ने तेहरान, इस्फहान और मशहद शहरों में मिसाइल अभ्यास किया है। 1 महीने में ये दूसरा अभ्यास है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि इस अभ्यास में भी ईरान ने लंबी दूरी की मिसाइलों का इस्तेमाल किया है। संकेत साफ है कि टारगेट सीधे इजराइल है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि ईरान ने इस तरह के किसी अभ्यास से इनकार किया है, लेकिन पश्चिमी देशों और ईरान की कुछ मीडिया रिपोर्टों में इसकी पुष्टि की जा रही है। एक तरफ ईरान की न्यूज एजेंसी नूर न्यूज के टेलीग्राम चैनल पर ऐसे वीडियो शेयर किए गए जिनमें मिसाइल लॉन्च होते हुए दिखाई दे रही हैं, तो वहीं सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि कोई मिसाइल परीक्षण नहीं हुआ है। जो तस्वीरें और वीडियो सामने आए हैं वो दरअसल ऊंचाई पर उड़ रहे विमानों के हैं। ईरान की तरफ से आने वाले अलग अलग तरह के बयानों ने ही साफ कर दिया है कि तेहरान कुछ बड़ा करने का प्लान कर रहा है। पश्चिमी देशों को डराने वाली दूसरी बड़ी खबर ईरान के डिफेंस सिस्टम को लेकर सामने आ रही है, क्योंकि ये खबर भी सामने आ रही है कि रूस ने ईरान को S-400 की सप्लाई कर दी है और ईरान ने इसे तैनात भी कर दिया है। इसके साथ ही सुखोई 35 भी ईरान को दिए गए हैं और यही कारण है कि अब नेतन्याहू अमेरिका से मदद मांग रही हैं। इजराइल के सैन्य प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल एयाल जमीर ने अमेरिकी सेंट्रल कमांड के प्रमुख एडमिरल ब्रेड कपूर से बात की है, जिसमें उन्होंने ईरान के मिसाइल एक्सरसाइज को लेकर चिंता जताई है। तो वहीं इजरायली प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू 29 दिसंबर को अमेरिका जा रही हैं, जहां वो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मिलने वाले हैं। इस दौरान वो ईरान पर हमले की परमिशन मांग सकते हैं। नेतन्याहू चाहते हैं कि इस बार ईरान पर जब हमला हो तो अमेरिका शुरुआत से ही इजराइल के साथ मिलकर हमला करे, क्योंकि ईरान की मिसाइलों को रोकने की ताकत अब इजराइल में नहीं बची है। इजराइल और अमेरिका दोनों ही ईरान पर दबाव डाल रही हैं, तो ईरान ने भी साफ कर दिया है कि वो किसी के दबाव में नहीं आएगा। ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बकाई ने कहा है कि ईरान का मिसाइल प्रोग्राम अपने देश की अखंडता बनाए रखने और सुरक्षा के लिए विकसित किया गया है, बातचीत के लिए नहीं। एक तरफ अमेरिका और पश्चिमी देश ईरान के रक्षा कार्यक्रम को एक खतरा बता रहे हैं, तो वहीं यही देश यहूदी शासन को हथियारों की आपूर्ति करने में लगे हुए हैं। ये पतन का एक स्पष्ट उदाहरण है, जिसके लिए अमेरिका और इजरायली शासन के समर्थकों को जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। पश्चिमी मीडिया के जरिए जो माहौल बनाया जा रहा है वो एक युद्ध के बराबर है, जिसे इजरायली शासन और अमेरिका ने शुरू किया है। ये खुला पाखंड है जिसका सामना ईरान कर रहा है। तो ईरान के तेवरों ने साफ कर दिया है कि वो ना तो अमेरिका के दबाव में झुकेगा और ना ही अपनी सैन्य क्षमताओं पर ब्रेक लगाएगा, क्योंकि उसे भी मालूम है जंग तो होनी ही है। इसके लिए पहले से ही तैयार रहें। अब आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे पाकिस्तान की। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को तोशाखाना मामले में 17 साल की सजा सुनाई गई है। ये 5वां मामला है जिसमें इमरान खान को कोर्ट से सजा सुनाई गई है, जिसे लेकर अब पूरे पाकिस्तान में लोगों का गुस्सा भड़क उठा है। पाकिस्तान के तमाम शहरों में पीटीआई समर्थकों ने प्रदर्शन किए हैं। जगह जगह रास्ता रोके जाने की खबरें सामने आ रही हैं। तो रावलपिंडी में खुद पाकिस्तान की सरकार ने ही जाम लगा दिया है। अदियाला जेल, जहां इमरान खान बंद है, वहां जाने वाला हर रास्ता बंद कर दिया गया है। 1300 जवानों को सड़क पर उतार दिया गया है। इमरान खान के नाम से ही पाकिस्तान की सेना और सरकार में किस कदर खौफ भर गया है, वो इसी से समझ सकते हैं कि सेना और सरकार कोर्ट का आदेश मानने को तैयार नहीं है। इमरान के परिवार और उनके वकीलों से उन्हें मिलने नहीं दिया जा रहा है, जबकि कोर्ट का साफ आदेश है कि ये मुलाकात रोकी नहीं जा सकती। दुनिया भर में इसे लेकर सवाल उठ रहे हैं, लेकिन पाकिस्तानी सेना के चीफ आसिम मुनीर और प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ इस मामले में अपना रुख बदलने को तैयार नहीं है। हद से ज्यादा डरी सरकार और सेना का मकसद साफ है, इमरान की आवाज जनता के बीच नहीं जानी चाहिए। अब पाकिस्तान के संसदीय कार्य मंत्री तारिक फजल चौधरी ने सीधे सीधे पाकिस्तान की कोर्ट को ही सुना दिया है। कह दिया है कि इमरान से मुलाकात पर फैसला सरकार करेगी, कोर्ट नहीं करेगा, और सरकार का फैसला है कि 8 फरवरी तक इमरान से किसी को मिलने नहीं दिया जाएगा। चौधरी ने कहा कि जेल किसी राजनीतिक पार्टी का हेडक्वार्टर नहीं है, लेकिन सवाल ये भी उठ रहे हैं कि जब इस्लामाबाद हाईकोर्ट का आदेश है कि सप्ताह में 2 बार इमरान परिवार या अपने करीबियों से मुलाकात कर सकते हैं, तो सरकार इस आदेश को मानने को तैयार क्यों नहीं है। सरकार के इसी फैसले के चलते पूरे देश में आंदोलन तेज होता जा रहा है। यहाँ तक कि संयुक्त राष्ट्र के एक विशेष दूत ने भी चेतावनी दी है कि इमरान को ऐसे हालात में रखा जा रहा है जो अमानवीय या अपमानजनक व्यवहार हो सकता है।
एक तरफ पाकिस्तान सरकार ने 8 फरवरी तक इमरान की किसी से भी मुलाकात पर रोक लगा दी है, तो दूसरी तरफ पूरा विपक्ष सरकार से नाराज दिखाई दे रहा है। 8 विपक्षी दलों, जिसमें पीटीआई भी शामिल है, उसके मोर्चे ने 8 फरवरी 2026 को पाकिस्तान में ब्लैक डे मनाने का ऐलान कर दिया है। विपक्ष ने इस दिन पूरे पाकिस्तान में शटडाउन का ऐलान कर दिया है। दरअसल 8 फरवरी 2024 को पाकिस्तान में संसदीय चुनाव के नतीजे आए थे। विपक्ष ने इनमें बड़ी धांधली के आरोप लगाए थे और तभी से 8 फरवरी को पाकिस्तान में विपक्षी दल ब्लैक डे मनाते हैं। और यही कारण है कि इमरान से होने वाली सभी मुलाकातों पर सरकार ने 8 फरवरी तक के लिए रोक लगा दी है। साफ है, शहबाज हो या मुनीर, डर सभी को लग रहा है। और अब बात अमेरिका की बढ़ती परेशानी की। करीब 4 साल से रूस और यूक्रेन के बीच जंग चल रही है। दोनों देशों के बीच कई बार शांति की कोशिश तो हुई, लेकिन ये कोशिश नाकाम रही। जंग नहीं रुक सकी और अब एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने सभी को हैरान कर दिया है। दरअसल अमेरिकी खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट्स में चेतावनी दी गई है कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन पर अपने युद्ध के लक्ष्य नहीं बदले हैं। अगर जंग नहीं रुकी तो रूस पूरे यूक्रेन पर कब्जा करेगा। ये रिपोर्ट्स अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनके शांति वार्ताकारों के बयानों से बिल्कुल अलग है, क्योंकि ट्रंप की टीम कहती है कि पुतिन युद्ध खत्म करना चाहते हैं, लेकिन खुफिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पुतिन के इरादे वही हैं जो साल 2022 में हमले शुरू करने के समय थे। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक पुतिन पूरा यूक्रेन और पूर्व सोवियत ब्लॉक के देशों सहित यूरोप के दूसरे क्षेत्रों को कब्जाना चाहते हैं। अमेरिकी हाउस इंटेलिजेंस कमेटी के डेमोक्रेट सदस्य माइक क्लिंगली ने कहा है, खुफिया जानकारी हमेशा यही रही है कि पुतिन और ज्यादा चाहते हैं। यूरोपीय लोग इस पर पूरी तरह यकीन करते हैं। पोलैंड वाले तो पूरी तरह मानते हैं। बाल्टिक देश सोचते हैं कि वो पहले निशाने पर हैं। रिपोर्ट में हुए खुलासे ने सभी को हैरान कर दिया है। तो वहीं चीन को लेकर भी अमेरिकी रिपोर्ट में चौंकाने वाली बात कही गई है। पेंटागन की एक नई ड्राफ्ट रिपोर्ट में दावा किया गया है, चीन ने मंगोलिया सीमा के पास मिसाइल साइलो फील्ड्स में 100 से ज्यादा इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल यानी ICBM लोड कर दी है। और ये खुलासा न्यूज एजेंसी रॉयटर्स की रिपोर्ट में हुआ है, जिसने वॉशिंगटन में रणनीतिक हलचल बढ़ा दी है। रिपोर्ट के मुताबिक ये मिसाइलें ठोस ईंधन से चलने वाली DF-31 ICBM है, जिन्हें 3 अलग अलग साइलो क्षेत्रों में तैनात किया गया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लंबे समय से चीन, रूस और उत्तर कोरिया के साथ व्यापक परमाणु समझौते की वकालत करते रहे हैं, लेकिन पेंटागन के मुताबिक चीन में ऐसी किसी पहल के लिए कोई इच्छा नहीं दिख रही। पेंटागन के मुताबिक चीन इस समय दुनिया का वो इकलौता परमाणु शक्ति संपन्न देश है। चीन के इस कदम ने अमेरिका समेत कई देशों की चिंता बढ़ा दी है। ऐसे में कई सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल ये भी है कि आखिर चीन का निशाना किन देशों पर होगा। और अब चलते चलते में बात करेंगे एक अनोखे भारी भरकम पक्षी की। जरा सोचिए, हर तरफ धूप खिली है, आप एक खुले मैदान में टहल रहे हैं और अचानक आपको जमीन पर एक बड़ी सी परछाई दिखती है, यानी आपके ठीक ऊपर हवा में कुछ है। आप डरकर ऊपर देखते हैं तो दंग रह जाते हैं। ऊपर कोई हवाई जहाज या गुब्बारा नहीं, बल्कि आपको एक भारी भरकम पक्षी दिखाई देता है और इस पक्षी का नाम है अर्जेंटाविस मैग्निफिसेंस और ये आज से लगभग 70 लाख साल पहले धरती पर हुआ करता था। जी हाँ, अर्जेंटीना के इलाकों में राज करने वाला ये पक्षी अब तक का सबसे बड़ा उड़ने वाला शिकारी पक्षी था और इसकी लंबाई 6.5 फीट तक हुआ करती थी। जब ये अपने पंख फैलाता था तो उनकी चौड़ाई 23 फीट तक पहुंच जाती थी। तुलना के लिए बता दें कि आज के जैसे अल्बाट्रॉस जैसे बड़े पक्षियों से भी 2 गुना बड़ा था। वैसे इस भारी भरकम पक्षी को उड़ने के लिए पंख फड़फड़ाना मुमकिन नहीं था। तो फिर सवाल ये है कि आखिर ये उड़ता कैसे था। दरअसल वैज्ञानिकों का कहना है कि ये एक प्रोफेशनल ग्लाइडर था। ये थर्मल सोरिंग तकनीक के जरिए यानी जमीन से उड़ने वाली गर्म हवा की लहरों पर सवार होकर घंटों आसमान में तैरता रहता था। इसके पंखों का फैलाव इसे हवा में उड़ने में मदद करता था, लेकिन इसके लिए सबसे बड़ा चैलेंज था टेक ऑफ और लैंडिंग। जैसे रनवे पर हवाई जहाज को दौड़ना पड़ता है, वैसे ही अर्जेंटाविस को उड़ान भरने के लिए कम से कम 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ना पड़ता था। ये या तो तेज हवा के सामने दौड़ लगाता था या फिर किसी पहाड़ी ढलान से नीचे की तरफ छलांग लगाकर अपनी उड़ान को अंजाम देता था। हालांकि आज ऐसे पक्षी नहीं है, लेकिन आज हम जब आसमान में छोटे छोटे परिंदों को देखते हैं तो यकीन करना मुश्किल होता है कि कभी 23 फीट के पंखों वाला ये अर्जेंटाविस मैग्निफिसेंस हवा से बातें करता था। तो फिलहाल वर्ल्ड न्यूज में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए DB लाइव। नमस्कार।